सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, स्पेशल इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसका खासा स्कोप है, लेकिन जो चैलेंज हमेशा से दरपेश रहा है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट कैसे सीख की जाए और मॉडर्नाइज इसको कैसे किया जाए। तो आज आगे चलकर इस शो में हम डिस्कस करेंगे कि जो SIF का क़याम किया गया है जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करेगी और इन्वेस्टमेंट सीख करने की कोशिश करेगी, इसके क्या मुहर्रिकात हैं। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो सियासी मैदान से है और उसमें यह कि बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, जहाँ वज़ीर आज़म से उनकी एक खासी लंबी डिस्कशन हुई है, कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन हुई है और उसमें यह कहा गया कि जो इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से हम कल जो ख़बरें सुन रहे थे कि 2 से 3 रोज़ पहले असम्बली तहलील की जाएगी ताकि हुकूमत को एक महीने का वक्त और मिल जाए और जो 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन की बात है वो 90 तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील होती है तो फिर 60 रोज़ में इंतखाबात का जवाज़ बन सकता है और सदर पाकिस्तान अगर 2 दिन तक उसका जवाब ना देते तो फिर मामला जो है वो नेचुरली डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली की तरफ जाते हैं। लेकिन अब फ़ैसला हमने ये सुना कि ये किया गया है कि 2 रोज़ पहले या 3 रोज़ पहले असम्बली की तहलील की जाए और उसके बाद में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसको डिनाई किया और अब ये ख़बर सामने आ रही है कि फ़िलहाल इस पर कोई हतमी फ़ैसला जो है या तारीख़ के हवाले से कोई हतमी बात सामने नहीं आई और साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अब तक जो एक जनरल इम्प्रेशन है वो यही है कि फ़िलहाल उसका फ़ैसला जो है हतमी तौर पे किसी एक नाम पे कंसेंसस हो जाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी ख़बर रही वो साइफ़र गेट के हवाले से है, जो कि गुज़श्ता हुकूमत की तरफ से आपको मालूम है कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी तरफ से ये साइफ़र एक जलसे में लहराया गया और बताया गया कि दरअसल ये वो साजिश है जिसकी बेस बनाकर मेरी गवर्नमेंट को निकाला गया है और इसके अलावा मेरे ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब हुआ है। और उनके ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की तरफ से 164 का बयान मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवाया गया और इसमें होशरुबा इंकशाफात हैं। उसकी वजह यह है कि ये कहा गया कि ये सब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा था और साथ साथ ये कि उन्होंने ये एक्यूज़ भी किया है और इस बात का एतराफ़ किया है कि पहली बात तो ये कि इसको पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने की बात हुई और ये कहा गया कि इसको आवाम को इन्फ्लुएंस करने के लिए मुख्तलिफ़ रंग दिया जाएगा, अमरीकी साजिश का बयानिया इसमें एडअप किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जब वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कहा जा रहा था कि ये साइफ़र वापस किया जाए तो वो नहीं किया गया और जवाब ये मिला कि ये साइफ़र दरअसल जो है वो गुम हो चुका है। तो इस सारे फ़ियास्को के बाद लगता यह है कि ख़ासी मुश्किल होने वाली है हर उस शख्स के लिए जिसने साइफ़र को बेस बना के ये बयानिया तश्कील दिया था कि आया ये वो असल रीज़न है जिसके बायस गुज़श्ता हुकूमत को निकाला गया। इससे हम बात का आगाज़ शुरू करते हैं। उसामा गाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक़ जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं रोज़ाना की तरह। उसामा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आज़म खान साहब का 164 का जो ये बयान है, इसके जो कंटेंट्स हैं उसकी तरफ तो बाद में आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अच्छी खासी मुश्किल हो सकती है इसके बाद कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए, उनके चेयरमैन के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक नेशनल सीक्रेट को पॉलिटिकल एंड अचीव करने के लिए यूज़ किया गया था। अब चूंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मामला जा चुका था और उसमें सारों की इसमें एंडोर्समेंट शामिल थी, तो जब ये बात आगे बढ़ेगी तो जाहिर है कि मुज़म्मिल इसमें उन सब लोगों को आना पड़ेगा, उन सबको शामिल होना पड़ेगा और एक एक चीज़ का उसमें देखना होगा कि उन्होंने क्या इनपुट दिया था। अब दूसरा ये है कि ये भी अभी देखना है कि आज़म खान साहब क्योंकि उसके बाद वो मंजर आम पर आए नहीं है और कुछ बातें तो उनकी फैमिली की तरफ से कही गई कि जी वो लापता हैं। अब अगर बात की जाए खबरों की तो बहुत से जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं या हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी वो तो खुद से रूपोश थे। अब अगर अदालत की बात करें तो वहाँ ये कहा गया कि हुकूमत कहती है हमें उनका कुछ पता नहीं, लेकिन अगर वो 164 की अगर बात मानी जाए कि जी वो तो मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने फिर कोई उनको लेकर जाता है। और अगर ये कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात करें या किसी के खिलाफ बयान की बात करें तो तब भी ये बात है कि इस पर कोई FIR हो, किसी चीज में वो मुल्जिम हो, उन पर उस चीज का इल्जाम हो, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, कहीं वो गिरफ्तार हो, उसके बाद लोग किसी जगह जाकर ये दें। तो लिहाजा बड़ी ये चीज कॉन्ट्रोवर्शियल है। जहां तक बात है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुश्किलात की, उसमें तो कोई तो
वो ये केस भी उनके लिए एक मुश्किल है। जिस तरह से पहले देख रहे हैं बहुत से केसेस हैं, दर्जनों नहीं बल्कि अब तो 200 के करीब है, तो उन केसेस की तरह ये केस भी जाहिर है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तोशाखाना से लेकर इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, सब मुकदमात हैं। लेकिन ये चूंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पाकिस्तान के बड़े इदारों के लोग शामिल थे और उसका साइफर का फिर वो मिनट्स और सारा मामला, इसमें 2 दफा ताल्लुकात अमेरिका से शामिल थे, तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तो है। सही, मतलब आपको लगता है कि कानूनी तौर पे मजीद जो है वो घेरा तंग हो सकता है। पीठ सदीक, आप किस तरह देख रहे हैं इसको, क्योंकि हमें याद है कि एक ऑडियो भी मंजर आम पर आई थी, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही और उसमें ये गुफ्तगू स्पेसिफ़िकली ये बात हो रही थी साइफ़र के हवाले से और एलिजिडली कहा जा रहा था कि उनमें से एक आवाज़ आज़म खान साहब की भी है और ये भी गुफ्तगू उसमें सुनी गई थी कि मीटिंग के मिनट्स में लिखवा लूँगा। ये भी कहा गया था कि अभी आवाम की जो नर्व है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको यूज़ किया जाए। तो आपको लगता है कि लिंक है उस गुफ्तगू में और अभी ये जो 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया? मुज़म्मिल साहब, पहले तो ये बताएं कि ये उन्होंने किस सूबे के, किस शहर के मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान रिकॉर्ड करवाया है, तो ये इतला सामने आई? इसी के लिए तो आपसे रब्ता किया कि आप ये इतला शेयर करें हमसे। देखें मुज़म्मिल साहब, मसला ये है कि मुझे ये पता है कि अब इस्लामाबाद में, जैसे अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, F8 कचहरी जो अब जुडिशल कम्प्लेक्स, न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल हो गई है और एक और जुडिशल कम्प्लेक्स है, तो वहाँ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं और तमाम जगहों पे, और इसी तरह से मुल्क भर की अदालतों में रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं। तो होता यह है कि जब भी कोई इस तरह की बड़ी शख्सियत अहाता अदालत में दाखिल होती है तो सब रिपोर्टर्स अपने अपने मोबाइल निकाल लेते हैं और उस पर जिस तरह असला तान लिया जाता है उस तरह से मोबाइल तान देते हैं, उस पर सवालात की भरमार करते हैं और फिर वो शख्सियत जो भी हो वो कमरा अदालत में पहुंचती है और कमरा अदालत में जब वो पहुंच के वो बयान देते हैं तो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं और हमारे रिपोर्टर्स खबर ब्रेक करते हैं। एक तो मैं, क्योंकि आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी मेरी कुछ ऐसी मसरूफियात थी, मैं बिल्कुल टीवी नहीं देख सका, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि ये उन्होंने किस मुल्क के किस सूबे की किस अदालत में ये बयान दिया है। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये भी है कि मसला ये है कि इस सारी चीज़ को कंट्रोवर्शियल बना दिया है राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान ने, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ये दावा किया था कि उन्हें सब पता है कि आज़म खान कहाँ पर हैं। जब उसके बाद शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में ही आके आज़म खान साहब के भांजे ने कहा कि हमें तो कोई पता नहीं है, तो उस वक्त फिर ये हुआ था कि फिर राना सनाउल्लाह साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी वो नहीं, मुझे तो नहीं पता वो कहाँ पे हैं, लेकिन उनकी फैमिली राब्ता करेगी तो हम कोऑपरेट करेंगे। फिर तीसरी बात इसमें यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला वहाँ पर मौजूद है और तमाम हमारे जो इदारे हैं, हमारी FIA, पुलिस, तमाम सूबों की, पूरे मुल्क के जो भी मुतलका ऐसे इदारे हो सकते थे जिनके पास हो सकते थे आज़म खान साहब, सब ने ऑन रिकॉर्ड आगे बयान दिया हुआ है कि हमारे पास नहीं थे। उसके बाद फिर चले ये बात नहीं, वो उनके जो दोस्त के घर होने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसमें कितनी हकीकत है? देखिए बात थे तो चलें आज फिर उनका ये जो 164 का बयान देखें। ये ऐसे नहीं होता कि किसी दिन मैं चलते फिरते ऐसे ही गाड़ी में बैठूं दोस्त के घर से निकल के और किसी कमरे अदालत में जाके कहूँ जज साहब मेरा नाम सदीक जान है और मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, कुछ एतराफ़ करना चाहता हूँ, जज साहब जरा ये रिकॉर्ड करना शुरू करें ना, और फिर मैं जज साहब को रिकॉर्ड करवाऊँ, मैं वहाँ से निकलूँ और उसके बाद मुझे उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीट रिपोर्टर्स हैं वो ये खबर ब्रेक करेंगे जी सदीक जान ने फलां शहर की अदालत की, फिर वो जज साहब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रब्ता करेंगे। अच्छा, और मतलब आपकी गुफ्तगू का क्रक्स मुझे ये लग रहा है कि आप डाउट कर रहे हैं इस खबर को और उनके बयान को। देखिए मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे तो एक एक लफ्ज पे यकीन है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसकी तरफ से ये चीजें जारी हुई हैं, तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ये बातें कही होंगी। ठीक है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि वो उनके पास हैं, तो मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ कि भाई वो मुल्क की किस अदालत के किस मजिस्ट्रेट के सामने गए हैं, एक तो ये नहीं पता। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो 164 का बयान जी बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसाक डार साहब का बयान उठा के देखें, ये तो चले एक जबानी कलामी बातें हैं ना, आजम खान साहब की जो तरफात हैं। इसाक डार साहब ने जिन जिन लोगों का बताया था कि किन के घरों में जाके रहे, किन के नाम पे अकाउंट खुलवाए, उन लोगों के भी बयानात मौजूद हैं, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की, किसके कहने पे की, किस शहर से की, अकाउंट नंबर तक मौजूद हैं, चेक नंबर तक मौजूद हैं, शख्सियात मौजूद हैं, उनके बयानात मौजूद हैं। तो आज वो आपके वजीर खजाना है माशाल्लाह, आज आपके मुल्क की पूरी
जो 1000 अरब का खजाना है उसके ऊपर वो अमीन बन के बैठे हुए हैं। डिफॉल्ट से भी बचा रहे हैं। मसला ये है कि आजम खान साहब हैं कहाँ पे? दोस्त के घर से वो अदालत चले गए, क्या अब वो अपने घर पहुंच गए? दोस्त के घर हैं, चले हुकूमत बता दें उनका दोस्त कहाँ पे रहता है, ताकि हुकूमत के ऊपर, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर बहुत से इल्जामात लगे आजम खान साहब को लेकर। सही, तो अभी बताएं ताकि सारा मीडिया उनके दोस्त के घर पहुंचे और बखी उधेड़ के रख दे इनके आजम खान साहब और उनकी फैमिली के, आपने चाहे वो हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के सबसे सक्सेसफुल वज़ीर आज़म है और बड़े जबरदस्त ताबेदार, तो उन पे आपने इल्जामात लगाए उनकी हुकूमत पे, इंटेलिजेंस इदारों पे, तो बड़ा गलत किया है सदीक। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है कि शेडी जो है मामला फिलहाल वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो साइफर की स्टोरी है, आप अब भी ट्रस्ट करते हैं इसको? जिस तरह से कहा गया साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से कि अब आगे बढ़ने का टाइम है, उसको भूल जाइए, और उसका कोई भी हमें ग्राउंडिंग नहीं मिली कि अगर ये दावा उन्होंने किया है कि इसकी बदौलत सब कुछ हुआ है और सिंध हाउस में जो लोग थे उनको साथ मिला के साजिश की गई है, तो बाद में हम जो देख रहे हैं कि साइफर गुम होने के हवाले से बात की गई है, ये तो बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन नहीं है ये क्या? मुज़म्मिल साहब, मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ आपके ऊपर, कोई भी इल्ज़ाम लगाता हूँ, किसी भी तरह का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ, अगर आप उसमें मुलविस नहीं होंगे तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जनाब आप बताएं आप किस फोरम पे तहकीकात चाहते हैं और तहकीकात करने वाले कौन है वो नाम भी आप बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप 1% भी उसमें मुलविस नहीं है। आप चाहेंगे कि मैं जो इल्ज़ाम लगाने वाला हूँ, मेरी मर्जी के जो लोग हों उन पर मुश्तमिल एक कमीशन हो, कमेटी हो, ओपन हो, सबके सामने तहकीकात हो और मैं झूठा साबित हो जाऊँ। इस हुकूमत ने 15 माह गुजार दिए हैं। जब ये आए थे उस वक्त इनको चाहिए था कि बार बार चेयरमैन पीटीआई कह रहे थे कि आप तहकीकात करवाएं, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे थे ये छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट को सबको छोड़ दें। ये एक उन्हें कहते कि जनाब चेयरमैन पीटीआई साहब आप 50 नाम बताएं, 50 नाम, उन 50 के 50 लोगों पे मुश्तमिल कमीशन बनाएंगे, एक बंदा भी अपने शामिल नहीं करेंगे, ओपन हियरिंग होगी, पूरे पाकिस्तान का मीडिया होगा, आए अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो भागते क्यों हैं साइफर की तहकीकात से? मतलब इस 15 माह बाद अब आजम खान का इस तरह से बयान और ये सारी चीजें तो हो गई। मतलब बेशक चेयरमैन पीटीआई ने खुद कह दिया कि अब आगे बढ़ने का वक्त है, उसको छोड़ दें। बेशक ये भी बात सामने आ गई कि वो अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स को हायर करते रहे हैं, ये भी बात सामने आ गई। उन्होंने कहा मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ ना कुछ सच था इस साइफर के दावे में? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि मैं हुकूमत जो बात कह रही है, ये जो एक बयानिया बनाया जाता है, मैं तो उसको हर्फ बहर्फ मान रहा हूँ, मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ कि वो सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तहकीकात करवा लेते हैं, होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतना बाशगाफ अल्फाज में झूठ था चेयरमैन पीटीआई का और इतने वो इसमें कमजोर विकेट पे थे, तो सबसे पहले तो इसी की तहकीकात इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसामा साहब शॉर्ट टेक दे दीजिए, फिर नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो साइफर का सारा फियास्को था, हमने देखा कि किस तरह से इस पर बयानात तब्दील होते रहे तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की अगर हम बात करें, और साथ साथ ये बात भी बाद में सामने आई कि अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि देयर वाज सम ट्रूथ टू दिस एलिगेशन जो कि लगाई गई, या फिर बिल्कुल बेसलेस थी और यही वजह है कि अब इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं? मुझे लगता है मुजम्मिल के इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरी नज़र में कि ये एक हकीकत थी, साइफर था, तभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया गया। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बन गए थे उसमें भी यही बात की गई कि जी ये बिल्कुल ऐसे अल्फाज थे इस किस्म के कि जी वहाँ से कहा गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये कामयाब ना हुआ तो फिर नताइज होंगे, कामयाब हो गया तो आपको माफ़ी मिल जाएगी, इस तरह की बात थी। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि क्या इसको पॉलिटिकली यूज़ किया गया? बिल्कुल मुझे लगता है कि इसको यूज़ किया इमरान खान साहब ने और पॉलिटिक्स उन्होंने की। अब ये उन्होंने सही किया गलत किया ये एक अलग डिबेट है, मगर साइफर अपनी जगह हकीकत है, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करना एक हकीकत है, वो सही या गलत अलग है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उन्होंने शायद उस वक्त समझा कि भाई ये मेरे खिलाफ हो रहा था, बाहर से था, फिर वो इमरान खान से भी कहते रहे कि नहीं बाहर से नहीं, ये यहाँ से ये एक्सपोर्ट की गई है साजिश के। जनरल बाजवा ने अमेरिका को कहा कि ये आपके खिलाफ है, जब मैं रूस और उस तरफ जा रहा था, चीन की तरफ जा रहा था, ये सारी कहानी। तो अब ये तो लोगों पर है मेरी नजर में एट द एंड ऑफ द डे कि लोग इस पर क्या राय रखते हैं। बाकी जहाँ तक कानून का मामला है, हुकूमत अगर समझती है तो इसको आगे बढ़ाए, लाए, किस मजिस्ट्रेट के सामने बयान आया है, किस तरह से बयान आया है, आजम खान साहब सामने आए और इसको ओपन हियरिंग के साथ उनको वकील का हक दिया जाए, उनके वकील सामने आए, उनकी फैमिलीज को ओन करे और फिर चीजें आगे बढ़ जाए, कानून में और अदालत में ले जाए इस सारे मामले। मतलब लास्टली ये जो इस सारे मामले में हमने देखा कि साइफर गुम हो गया, जो कि एक डिप्लोमेटिक केबल थी, उसकी कॉपी भी करवा ली गई, तो इसमें मज़ीद कोई चैलेंज होगा? ये फंस सकते हैं इसमें, क्योंकि एक नेशनल सीक्रेट का दर्जा हासिल होता है डिप्लोमेटिक केबल्स को?
जितना इसमें डिले होगा ना उसमें उतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी आएगी मुझे, इसलिए कि देखें 15 महीने इस हुकूमत को हो गए और पहले दिन आकर जो सबसे पहला काम शहबाज शरीफ साहब ने किया था वो यही किया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया। इसका मतलब है कि उनका फोकस तो था इस चीज पर। बिल्कुल। उसके बाद इस केस को ऐसे क्यों नहीं चला सकते? आजम खान साहब को रूपोश या गायब या लापता जो भी को कहते हैं जी, वो तो खुद गायब हुए हैं, जिस तरह भी हुए हैं, तो इस मामले को ऐसे तो हल किया जा सकता। तो अगर तो मतलब इस पे थॉरो, ठीक है, मतलब इस पे थॉरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, उन्हीं से हमने देखा है कि जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है इलेक्शन के हवाले से, उसमें जरूरत की जा रही है। तो लगता यही है कि आम इंतखाबात में जो इंतखाबी एडजस्टमेंट है वो ज़ेर बहस रही है इस मुलाकात के अंदर। तो उसामा, क्या लगता है आपको कि इस मीटिंग के बाद ये कहना कि पहले जो खबर आ रही थी कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाएगी, फिर उसको डिनाई किया गया, अब तक लैक ऑफ क्लैरिटी है या ये बताना नहीं चाहते कि हतमी तारीख क्या है, निगरान वज़ीर आज़म कौन है, या कंसेंसस हो नहीं सक रहा इनसे? जमीन जो आपने प्रोग्राम्स में किए, पिछले 2 प्रोग्राम्स में आप इस तरफ बात कर चुके हैं कि असल कंसेंसस जो निगरान सेटअप है ना उस पर नहीं हो रहा, और उसमें फैसला साजों के साथ भी कुछ आपको जिस तरह लगता है, मुझे भी लगता है कि आपकी बात दुरुस्त है, वहां पर असल बनता है। और चूंकि वो चीज सेटल नहीं हो रही तो उसकी वजह से निचली बातें भी नहीं हो पा रही सेटल, वरना पीपल्स पार्टी और नून लीग मेन ये दोनों जमातें जिन्होंने डिसाइड करना है, फिलहाल मुझे लगता है सीट एडजस्टमेंट का तो मामला ही नहीं है। अभी अपनी अपनी दौड़ होगी, अपने अपने लिहाज से कोई इंडिविजुअली यानी पीडीएम का प्लेटफॉर्म या पीपल्स पार्टी मिलाकर जो भी आप कहें जो हुकूमत में जमाते हैं, ये सारी अपने अपने तरीके से करेंगी कि अच्छा पीपल्स पार्टी किसी जगह कर रही है नून लीग के साथ, फर्ज कीजिए, वैसे इनका कोई आपस का मुझे नहीं लगता कोई इम्कान है। हाँ, नून लीग मौलाना साहब के साथ कहीं खैबर पख्तूनख्वा में कर ले, इसी तरह पीपल्स पार्टी उनके साथ कर ले, और इंडिविजुअली हर पार्टी अपने साथ अलग कर ले तो वो हो सकता है। लेकिन ज्यादा यही होगा कि पहले ये इलेक्शन में बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगे ओवरऑल, और कहीं शायद कुछ सीट एडजस्टमेंट का माहौल हो, और वो भी ज्यादातर शायद हम देखें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या हालिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन उनके साथ कुछ ऐसा हो, तो उसके बाद देखा जाएगा कि तहरीक इंसाफ किस हद तक है, क्या है, और हमें कितनी जरूरत है आपस में दोबारा इसी तरह का सेटअप बनाने की। लेकिन उससे पहले ये सब देंगे, और जब तक निगरान सेटअप का नहीं मामला हो जाता तब तक ये निचली चीजें भी शायद अनाउंस ना करें कि हम असम्बलियां तहलील कर रहे हैं, जब वक्त पूरा मतलब रिलक्टेंट है अनाउंसमेंट करने से। सदीक, आपको लगता है कि दुबई में मुलाकातें जो हुई उसमें कुछ सेटल नहीं हो पाया, तो इस मुलाकात में कुछ हुआ होगा? आपकी मालूमात इस हवाले से क्या है कि सीट एडजस्टमेंट पे कायल कर सकी है पीपल्स पार्टी नून लीग को? देखें, मामला मेरा ख्याल है सीट एडजस्टमेंट से आगे कब हो गए, अभी हम ब्रेक से भी आएंगे तो हम इस पे जरा बात करेंगे। ये बहुत परेशानी बनी हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए, मुश्तरका परेशानी बनी हुई है। उनको ये नजर आ रहा है कि दोनों चीजों पर, एक तो निगरान सेटअप के नाम के ऊपर, निगरान प्राइम मिनिस्टर के नाम के ऊपर, और दूसरा उनको मसला आ रहा है इलेक्शन के होने या ना होने के ऊपर, और इन दोनों चीजों पर उनके खदशात हैं। देखिए, सीटें तो तब किसी को मिलेंगी ना कि इलेक्शन होगा, तो अब तो ये दोनों जमातों के जो लोग अच्छा, आपने इलेक्शन होने या ना होने का जिक्र किया, मतलब ये डिबेट अब भी जारी है कि होते हैं नहीं होते? सर, इस वक्त इनको परेशानी ही लाग हुई है, इनको पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, इनको ये नजर आ रहा है कि मामलात इलेक्शन की तरफ नहीं कहीं और जा रहे हैं, और यही इनकी परेशानी है। और मैं तो इनकी जो सादगी है, मुझे तो उस पर जो है वो हैरत है कि इनको ये लगता है कि ये अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर आज़म ले आएंगे तो वो इलेक्शन करा देगा। क्या कमाल इनकी मतलब सादगी है, क्या ये सोच रहे हैं? तो जिसको मर्जी ले जनाब, शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के भाई हैं। सदीक साहब, लेकिन जरदारी साहब ने कोट अनकोट कहा था कि इंतखाबात तब होंगे जब मैं चाहूँगा। बिल्कुल, वो तो उन्होंने कहा था सूबाई असम्बलियों के हवाले से, कोई उनका वफाक के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि होता, लेकिन अब तो बहरहाल चलेगा। वो चाह रहे हैं ना जरदारी साहब के एज सून एज पॉसिबल हो जाए इलेक्शन, तो फिर परेशानी क्या है, करवा लेना। तो लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जिसको मर्जी वज़ीर आज़म ले आए, जिसको मर्जी ले आए, वो जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेगा तो इनका नहीं रहेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्शन होने या ना होने की डिबेट अब भी बरकरार है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, और जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है और एग्रीकल्चरल फार्मिंग है, उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से हम बात कर रहे थे, और चैलेंज पाकिस्तान के लिए स्टेज पर यही है कि जो फॉरेन असिस्टेंस है उससे निकालें, अपनी इकॉनमी को सेल्फ रिलायंस की तरफ आएँ। और इसी ज़म्न में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें जो विज़न है वो ये बताया जा रहा है कि जो सिविल मिलिट्री कॉपरेशन है वो इसमें सामने आएगी,
और इन्वेस्टमेंट सीख करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी राह हमवार होगी। तो इसी पर हम बात करते हैं। खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा किस तरह देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को, क्योंकि जो असल चैलेंज दरपेश है पाकिस्तान को वो ये है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स, बेशक वो IT हो या एग्रीकल्चर हो, उसमें इन्वेस्टमेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे इससे पहले। तो आपको लगता है कि इट इज़ अ ग्लिमर ऑफ होप कि इसके आने के बाद कुछ तब्दीली आएगी इसमें? तो देखिए, अगर आप पाकिस्तान का इस वक्त जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा इशू एक्सटर्नल सेक्टर पे है, और वो है कि हम एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे। अब इसका इन द शॉर्ट रन तो यही तरीका था कि हम डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, IMF की सपोर्ट, फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट, बायलैटरल सपोर्ट ये लेकर और मल्टीलैटरल सपोर्ट लेकर इसमें कुछ ब्रीदर ले लेते, वो 9 माह का मिल जाए। बट असल बात तो यहीं आके रुकेगी ना कि पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो बढ़ेगा तो तभी इंडस्ट्री लगेगी, तभी पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, तभी एग्रीकल्चर की यील्ड्स बढ़ेंगी, तभी मैन्युफैक्चरिंग होगी और तभी एक्सपोर्ट होगी। ये तो है ना रियल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। अब अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो पाकिस्तान का इस वक्त 13.6% है। इसको आसान ज़बान में इस तरह समझाता हूँ कि जिन दुनिया के ममालिक ने तरक्की की है, चाहे वो ईस्ट एशियन मिरेकल हो, चाहे वो चाइना हो, यही जो इन्वेस्टमेंट टू GDP है वो 30 से 35% था। तो पाकिस्तान को अपना इन्वेस्टमेंट टू GDP बढ़ाना है। अब उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम FDI लाएं, दूसरा तरीका ये है कि हम उस FDI को पाकिस्तान के जो एसेट्स इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं उनको बेचें, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करें कि वो भी इन्वेस्ट करें। इस सारी चीज़ का जो मसला है वो है पाकिस्तान की क्लॉग्ड आर्टरीज़। क्लॉग्ड आर्टरी से मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टेट एपरेटस है उसकी जो फ़्लो है वो होने नहीं दे रहा है इस काम को। मिसाल देता हूँ, हिज़ रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए 2019 में, मैं उस वक्त चूँकि टेबल पे मौजूद था, तो उन्होंने कहा मैं रिफाइनरी लगाना चाहता हूँ। पाकिस्तान की बातचीत हुई। आज मैं आपसे जुलाई में गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि रिफाइनरी लगाना बहुत अच्छी चीज़ है। SIFC का मुझे चूँकि काफ़ी मालूम है, 1-2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं और वो ये हैं कि आपके सेक्टर्स सही आइडेंटिफाई हो गए हैं। एग्रीकल्चर, उसमें आपको ज़राअत में आपने फूड सिक्योरिटी अपने लिए भी और मिडल ईस्ट के लिए भी, और इसके साथ साथ IT, और फिर जो मेरा फेवरेट सेक्टर है वो इसलिए है कि दुनिया ने ज़मीन को खोद कर दुनिया को बेच कर बहुत तरक्की की है। मतलब ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड $100 अरब गोल्ड, मैग्नीशियम, जिंक रिजर्व, बलोचिस्तान, हमने उसको देखा ही नहीं। सो ये सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं, और फिर एनर्जी सेक्टर, ये सब ठीक सेक्टर्स हैं। अब बात यह है कि क्या हम ये जो क्लॉग्ड आर्टरीज़ हैं इनको बाईपास कर सकते हैं। ये हमने 2 दफ़ा पहले किया है, एक FATF में, और तब भी इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री एंड सिविल, स्पेशली मिलिट्री की जो आप कहेंगे, जो आप उसको कोऑर्डिनेशन कहें, मैनेजमेंट कहें, इट हेल्प्ड, आई रिमेंबर इट डिस्टिंक्टली। और एक आपको याद होगा कि कोविड टाइम में भी हमने एक काउंसिल ऐसी ही बनाई थी। तो आई सी इट पॉजिटिवली। इसमें एक चीज़ मिसिंग है और वो ये कि हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा इस वक्त पर 2 और आखिर में 2 ज़रिए हैं जहाँ से क्विक मनी इज़ बीइंग टारगेटेड, एक CPEC 2 और एक मिडल ईस्टर्न मनी। ये है कंप्लीट नाइस एंड गुड स्टोरी जो कि हम लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर जो है वो उसको भी इंटीग्रेट करना चाहिए। उसामा, आपका सवाल। खान साहब, आपको क्या लगता है कितना अरसा लगेगा कि हम इसके बेनिफिट्स पाकिस्तान में देखना शुरू कर दें? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान को ना कोई बड़ी ट्रांजैक्शन दुनिया को करके दिखानी है। लेट्स से रिफाइनरी का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, लेट्स से कि आपके 2 RLNG पावर प्लांट्स हैं, आप उनमें से किसी को बेच देते हैं, लेट्स से कि आप कोई और जनरेशन कंपनी बेच देते हैं, लेट्स से कि कोई CPEC 2 में कुछ शिफ्टिंग पाकिस्तान हो जाती है। मैं तो आपके सामने कुछ चीज़ें वो रख रहा हूँ जो पॉसिबल है। लेट्स से कि कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग की आप लीजिंग कर देते हैं,
ये पाकिस्तान का एक सिग्नल जाना चाहिए कि मैं जब ब्लूमबर्ग पे बात करूं, जब मैं CNBC पे बात करूं, तो मुझसे वो एक ही सवाल पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि इज़ IMF गोइंग टू हैपन, इज़ दिस लोन गोइंग टू कम। दे मस्ट आस्क मी कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट इज़ बीइंग taken in a certain area, what do you think of it? सो हमें सिग्नल करना है। मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखती हैं जो शॉर्ट रन में पॉसिबल हैं, पर ऑनेस्टली उसामा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑनेस्टली आप पूछें, ये 2 से 5 साल में कुछ समरात आपको दिखाई देने लगेंगे अगर हम ये सब करते हैं। पर उसामा, ये पहले इसलिए नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेशन तो एक इशू है। मैं फिर कहता हूँ, पाकिस्तान को जब तक आप प्रोफेशनल टीम्स नहीं ना लाएंगे इन सब चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेटाइजेशन में, ये तभी होंगी इन करने के लिए, और फिर वो चेहरे जो पाकिस्तान को बाहर सेल कर सकें और वो सेलेबल हों। Lot of it is marketing, lot of it is then the finance work to prepare these organizations, and lot of it of course is bypassing the clogged system. ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, but at least एक स्टार्ट है on non-debt creating instruments, and that's what I like about it. मतलब 2 से 5 साल का आप कह रहे हैं टाइम फ्रेम है जब रिजल्ट्स इसके एविडेंट होंगे। सदीक, आपका सवाल। खाकान साहब, ये बताएं कि आप, ज़ाहिर है ये SIFC एक आम आदमी सुनता है तो कहता है पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्या ऐसा फोरम बन गया है, तो एक आम व्यूवर को ज़रा आसान अल्फाज में बताइएगा कि ये जो फोरम बनाया गया है ये किस तरह से काम करेगा, और वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं हो रही थी, या जिस तरह से हमारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और ये सारी चीज़ें, जो कि अब ये फोरम उन रुकावटों को दूर करने में जो है वो अपना काम करेगा, किरदार अदा करेगा। इसकी ज़रा फंक्शनिंग आम व्यूवर को हमारे को समझा दीजिए कि क्या, किस तरह से ये काम करेगा ये फोरम। सदीक, अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज देखें ना, मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान में कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैटर ऑफ कोऑर्डिनेशन है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई चीज़ें इसलिए नहीं होती हैं, वो पसे पोस्ट चली जाती हैं, वो किसी फाइल का पार्ट बन जाती हैं, फिर उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं जो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं। अब इसके 3 टियर्स हैं। एक तो एपेक्स कमेटी है जो वज़ीर आज़म जो भी होंगे वो इसको हेड करेंगे, और उसमें आर्मी चीफ, फेडरल मिनिस्टर्स और की प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होंगे। अब प्रोविंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ज़रात सारी प्रोविंसेस के पास है। ज़रात इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट और ज़रात एक की एलिमेंट है इसका। अब आप आगे चलें तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसकी, SIFC की, वो हमारा जो प्लानिंग मिनिस्टर है वो उसको हेड करेगा, और इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो आर्मी का मेरा ख्याल एक DG लेवल का इंसान होगा जो इसको करेगा, और वो इंश्योर करेगा कि जो जो कुछ हो रहा है। सो एज आई सेड कि ये एक, यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि क्या वो कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे इस सारी चीज़ की। और फिर इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, यहाँ पे मैं ज़ोर दूंगा जो मैंने शुरू में बात की थी कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है या कोऑर्डिनेशन के बाद, तो वो क्या प्रोफेशनल सेटअप है। अभी तक इसकी बात हो रही है कि कैसे PM होगा, DG आर्मी के होंगे और सेक्रेटरीज़ होंगे। मैं नहायत अदब के साथ ये सामने रखूँगा कि आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी इनफ। I don't think having private sector people is even going to be enough. Really, either you equip BOI, either you equip BOI से मतलब है Board of Investment, or you equip Privatization Commission, or you co-opt members on a permanent basis जो कि बहुत ही प्रोफेशनली इन चीज़ों को, CPEC 2 क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट आनी है, किस सेक्टर्स में आनी है, सेक्टोरल एनालिसिस हो रहे हों, आप दुनिया को दिखा रहे हो कि यार ये किताब है हमारी, आप जाएं जिस मुल्क ने ये किया है उसको स्टडी करें। कतर ने बहुत अच्छी तरह किया है, इसी तरह सर्कमवेंट किया है उन्होंने अपने सेटअप को, और उन्होंने एक स्पेशल सेटअप बनाया है जो कतर में ये इन्वेस्टमेंट लाता है, और उन्होंने वहाँ पे आई थिंक प्रोफेशनल सेटअप को लाने की ज़रूरत। यहीं पे फिर आपको कनेक्ट करना है टू द लोकल एंटरप्रेन्योर। ये मैं क्यों कहता हूँ, देखिए दुनिया में ऐसा नहीं होता कि मैं एज अ सरकारी मुलाजिम जाके कनेक्ट करता फिर हूँ सैमसंग से। अब आप पूछेंगे मैंने सैमसंग की मिसाल क्यों दी। वियतनाम $72 अरब के पार्ट्स एक कंपनी को बेचता है साउथ कोरिया में, उसका नाम है सैमसंग। सो वियतनाम इज़ लाइक अस, राइट? आई मीन कॉटन, टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट्स, और अब देखिए कि वो एक कंपनी को इतने पार्ट्स दे रहा है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल फ़ोन ही बनाएं पाकिस्तान में, बाहर से चीज़ें मंगवा कर असेंबल कर फ़ोन बनाना
कोई ऐसी काबिलियत की चीज़ नहीं है। बाहर से गाड़ियों के पार्ट्स मंगवाकर उनको असेंबल करके पाकिस्तान में बेचना कोई ऐसी काबिलियत की चीज़ नहीं है। काबिलियत यह है कि क्या मैं सैमसंग के वो पार्ट्स बना सकता हूँ जिससे मैं 72 अरब डॉलर तो नहीं चलें, कुछ अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बना सकूं। यहाँ मेरा जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, जो लोकल बिजनेस पर्सन है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कनेक्ट इन लोगों ने जाकर करना है उनके साथ। मेरे मुल्क के एम्बेसडर ये लोग बनेंगे, और ऐसा नहीं है कि इनमें पोटेंशियल नहीं है। बात यह है कि इनके पोटेंशियल को आपने कभी पनपने नहीं दिया, इसलिए कि फाइनेंसिंग जब भी जा रही थी तो बड़ों के पास जा रही थी, मरात जब भी आ रही थी तो बस आ रही थी, तो लार्ज स्केल से हम नीचे देख ही नहीं पाए। अब मैंने तो आपके सामने एक सोच रखी है, आप इस सोच को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, पर इस सोच को रखने के लिए आपको एक प्रोफेशनल सेटअप से डिस्कशन करनी पड़ेगी, वरना ऐसा ना हो कि आप मुझसे 4-5 साल बाद गुफ्तगू करें तो मैं यही कहूँ कि वही 5 घर और वही 8 सेक्टर और वही बड़े सेक्टर और हम निकल नहीं सके उनमें से। ये है पाकिस्तान की रियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर आपने कभी लिखनी है। खाकान साहब, इसके अलावा जो रेमिटेंस बेस्ड इकॉनमी है जो 70s से हम देख रहे हैं कि रिलायंस जो हमारी है, जब कैपिटल की हम बात करें जो आता है, जो सबसे बड़ा सोर्स जो उसका है वो रेमिटेंस की बेस पे आता है, तो अब तक आपको लगता है कि उस रेमिटेंस बेस्ड इकॉनमी से निकलने के लिए भी कुछ असिस्टेंस मिलेगी SIFC के आने के बाद, क्योंकि हम सिर्फ मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है हमारा? आपने बहुत ही कलीदी सवाल सामने रखा है, और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि 4 लाख पाकिस्तानी 6 माह में और 12 लाख पाकिस्तानी 12-14 माह में मुल्क से चले गए हैं। एनेक्डोटल एविडेंस ये कहता है कि अगर आप अच्छा एयर कंडीशनर वर्कर ढूंढें तो आपको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शायद दुबई चला गया होगा। ये स्टोरी आपको दूसरी तरह भी सोचनी पड़ेगी कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग दीज रेमिटेंसेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, बट आप शायद अपना एक ब्रेन ड्रेन भी कर रहे हैं। और इस पे तो मैं चाहूँगा कि देखिए ना, प्लानिंग कमीशन का काम प्रोजेक्ट लगाना तो नहीं होना चाहिए ना, उनका काम है कि वो हमें इस पर एक रिसर्च दें कि क्या ब्रेन ड्रेन हुआ पाकिस्तान में। मैं अब पाकिस्तान की वाकई ही जिसे कहेंगे पैदावारी सलाहियत, बिकॉज आप लोगों ने सारी गुफ्तगू आज इस चीज़ पर रखी और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने एक बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की है। सो क्या अब हम रेमिटेंसेस से आगे चलेंगे? क्योंकि रेमिटेंसेस करने के लिए याद रखिए आपको हर साल बंदे इसलिए बाहर भेजने हैं बिकॉज कुछ लोग तो वहीं सेटल हो जाएंगे और वो आपको रिमिट नहीं करेंगे। सो यूर ऑल जो सेकंड जनरेशन है वो तो वहीं सेटल हो जाती है बिल्कुल। सो आपको कंसिस्टेंटली ये काम करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी तो तभी है ना जैसे आपने रखा कि मुल्क में हम नौकरियां इसलिए नहीं क्रिएट कर पाते बिकॉज जो आपने पिछला मालियाती साल क्लोज़ किया है, आपकी सारी इंडस्ट्री सुकड़ गई है, आपका एग्रीकल्चर हिट हुआ बिकॉज ऑफ रेन्स, और आपकी जो पैदावारी सलाहियत है वो कम हुई, मुल्क में नौकरियां नहीं बनी तो लोग बाहर चले गए। सो अब आप ये चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, पर इन्वेस्टमेंट को आपने अगेन प्रोफेशनल से बैठकर ये तय करना है कि वो उन सेक्टर्स में आए जो नौकरियां क्रिएटिंग हों और एक्सपोर्ट लेड हों, वो उन सेक्टर्स में ना आए। देखिए मुल्क ऐसे नहीं चलते, किसी को कहा कि आके यहाँ पे बस चला दो, किसी को कहा सड़क बना दो, किसी तीसरे को कहा आके ब्रिज बना दो। मुल्क चलते हैं जब आप अपने लोगों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाते हैं जैसे। और एक चीज़ ज़रूर कीजिए, अपने एनर्जी सेक्टर की भी एफिशिएंसी क्रिएट कीजिए, ये मुल्क को इस वक्त बिठा देगा और इस पे हम कभी प्रोग्राम कर लेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसामा, आपका सवाल। जी, ये आपने जो बात की मैं इसी को ले लेता हूँ कि जो एनर्जी सेक्टर, ये हम जो हमारे इम्पेडिमेंट्स हैं उनसे किस तरह ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उससे बचा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि एक साहब हमारे जानने वाले वो बाहर से आए और उन्होंने यहाँ आकर, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक स्टोर यहाँ पर बनाया कि जी वहाँ था तो पाकिस्तान लाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा यहाँ तो मैं जा रहा हूँ वापस क्योंकि यहाँ तो दर्जन से ज़्यादा इदारे आ गए हैं, रोज़ मुझसे पूछते हैं कोई इन्वायरमेंट, मुझे तो पता नहीं इन्वायरमेंट वाले कभी आ गए, कभी सड़क वाले आ गए, कभी कंस्ट्रक्शन वाले, कभी कोई आ गया, और मैं तो यहाँ काम ही नहीं इस तरह कर सकता। तो ये बेसिक मकसद शायद ये है कि एक जगह पर सबको लाकर बिठाकर जल्दी से इन्वेस्टमेंट लाई जाए। मतलब लेकिन ये जो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं उसामा जी मैं समझ रहा हूँ। सो देखिए हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे कुछ काम शुरू किया। मैंने एक किताब लिखी 2016 में और मैंने यही चीज़ आइडेंटिफाई की, वो आज भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। वो जो चीज़ें शायद मैंने आइडेंटिफाई की होंगी वो आज भी हम नहीं कर पाए। उसामा आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
ओवर रेगुलेटेड मुल्क है हमारा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। उसको साथ में लाइए कि एक तो ओवर रेगुलेटेड है, इतनी हमने रेगुलेटरी एजेंसीज़ बना दी, फिर इतने प्रोसीजर्स हमने खड़े कर दिए, इतने प्रोसेसेस खड़े कर दिए, हम उसको क्लीन नहीं कर पाए। हम सेल्फ एवेल्यूएशन पे दुनिया चली गई है, हम उस पे नहीं जा पाए। और उसको कपल कीजिए कि एक एनर्जी सेक्टर है जो जान होता है किसी भी इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर की, वो सारा सरकार में पड़ा हुआ है। दिस इज़ नॉट अ गुड स्टोरी, राइट? इस स्टोरी को रीराइट करना, इसीलिए मैंने कहा है कि ये स्टोरीज रीराइट होंगी तो आप आगे बढ़ेंगे। सो इस स्टोरी को भी साथ रीराइट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब ने अपना कीमती वक्त जान और उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे। और अब SIFC के हवाले से जो डिस्कशन है उसका लुबे लुबाब यही है कि इसके थ्रू रेमिटेंस पर जो रिलायंस है पाकिस्तान की, उसको कम कर सकते हैं और लोकल सेक्टर को एम्पावर कर सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टेक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।